हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के अंदर अभी तक हमने बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इस दोनों के फॉर्मेट्स को अच्छे से समझा है। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? किसी भी बिजनेस के अंदर किसी भी कंपनी का डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि सारे खर्चे लेस होने के बाद में जो प्रॉफिट ओनर के लिए बच गया, ओनर मतलब जो कंपनी के ओनर है, स्वामी है ना, उनके लिए जो बच गया है प्रॉफिट, वो डिविजिबल प्रॉफिट उसको हम बोल सकते हैं। उसमें से सारे एक्सपेंडिचर्स लेस होने के बाद का जो प्रॉफिट है। तो कंपनीज क्या करती है, अपना जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस में करती है? शेयर होल्डर में करती है। लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविजिबल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर में जब हम करते हैं तो उसी को हम एक टर्म दे देते हैं जिसका नाम है डिविडेंड। अब ये जो डिविडेंड है ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, जिसको हिंदी में अंतरिम लाभांश बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरिम लाभांश। तो इंटरिम डिविडेंड का मतलब वो डिविडेंड होता है दो एजीएम। एजीएम क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। तो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो इंटरिम डिविडेंड होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हर साल एक एजीएम होती है, एक जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की। तो दो एजीएम का मतलब हो गया 2 साल के या 1 साल के बीच का जो पीरियड है उसमें आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो शेयर होल्डर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि मिड ऑफ द ईयर, 1 साल के बीच में जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। अब मैंने बोला कि डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है वो डिविजिबल प्रॉफिट में से किया जाता है। और डिविजिबल प्रॉफिट किसी भी कंपनी का कब पता चलेगा? जब पूरा ईयर एंड हो जाएगा। क्योंकि हम अधिकतर पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे, है ना, 1 अप्रैल 2000 मान लेते हैं 23 में ईयर स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च 2024 में ईयर खत्म होगा। तो 31 मार्च जब आएगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होंगे, बैलेंस शीट और पीएनएल तैयार होगा, तभी तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट पता चलेगा। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि 31 मार्च को नहीं, उससे पहले, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, यानी कि अप्रैल से मार्च के बीच में कहीं कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो आपको लगेगा सर ये कैसे हो सकता है जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं पता है? तो नहीं, क्वार्टरली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं हर क्वार्टर के, और 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। जो 3-3 महीने में कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके लास्ट में फिर ओवरऑल 12 मंथ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। जब 3 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो कंपनी को पता चल जाता है कि 3 महीने में परफॉर्मेंस कैसी है। अब कई बार क्या होता है कि 2 क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए, कहने का मतलब डिविजिबल प्रॉफिट कंपनी के पास में बहुत ज्यादा हो गया। अब कंपनी नहीं चाहती कि ईयर एंड पर मैं एक साथ डिविडेंड डिक्लेयर करूं, क्यों ना मैं कुछ डिविडेंड अभी दे दूं। ईयर एंड पे अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ना तो उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। लिक्विडिटी का मतलब कैश की प्रॉब्लम आती है, एक साथ इतना सारा पैसा कहां लाएंगे। इससे अच्छा है कि कुछ प्रॉफिट डिविडेंड जो है वो पहले से दे दो, तो कुछ लिक्विडिटी अभी होगी हमारे पास उससे, और कंपनी के पास जब भी लगेगी कैश बहुत ज्यादा है तो वो इंटरिम डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर देती है, और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, कैश भी अवेलेबल होता है, तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करके कुछ पैसा साल के बीच में ही पे कर देती है डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को, ओनर को, मेंबर को। और फिर उसके बाद में फाइनल डिविडेंड जो है वो ईयर एंड पे डिक्लेयर किया जाता है। तो मिड ऑफ द ईयर जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, और ईयर एंड पे जब कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। ओके, डिविडेंड का मतलब यही होता है कि लाभ में हिस्सा जो शेयर होल्डर को मिलेगा, क्योंकि शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा लगाया। अभी तक हमने इशू ऑफ शेयर कैपिटल में और इसके अलावा इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर वगैरह में बहुत अच्छे से ये चीज हमने पढ़ी है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो तो कंपनी के रियल ओनर होते हैं। ठीक है, ओके जी। अब आता है यहां पर इसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो देखिए, अब ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जो कंपनी होती है जब भी उसको लगता है कि उसके पास डिविजिबल प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो वो 2 तरह के डिविडेंड डिक्लेयर करती है। जो साल के बीच में करती है उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड मान लेते हैं कंपनी को पे करना है 10,000। कितना पे करना है? 10,000 का इंटरिम डिविडेंड पे करना है कंपनी को। ओके, अब समझना अच्छे से। ठीक है सर, डिविजिबल प्रॉफिट में से साल के बीच में ही कंपनी को लग रहा है कि कैश की लिक्विडिटी भी है और 2 क्वार्टर से रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो क्यों ना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाए। या 10,000 रुपीज में ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, डिविडेंड वैसे बहुत बड़े अमाउंट में होता है क्योंकि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो करोड़ों में होते हैं, और पर शेयर अगर 2 रुपए भी डिविडेंड दे दिया गया तो 2 करोड़ रुपए होते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 10,000 रुपीज एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कंपनी मान लेते हैं कंपनी जो है वो 10,000 का इंटरिम डिविडेंड दे रही है फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें से कंपनी को 10,000 पूरे के पूरे शेयर होल्डर को नहीं देने होते, इसमें से कुछ जो है वो सीडीडीटी देना पड़ता है। सीडीडीटी का मतलब हो गया कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, और ये सीडीडीटी जो है ये देना पड़ता है किसी भी कंपनी को। किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को।
यानी कि कंपनी इस डिविडेंड के अमाउंट में से, जो इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट है, इसमें से कुछ पैसा सीडीडीटी का पे करेगी गवर्नमेंट को। अब सीडीडीटी कितना मान लेते हैं कि 10,000 का 18% मान लो, 10% होता है आपका 1,000 रुपये, तो 1,800 रुपये, तो 1,800 रुपये जो है वो सीडीडीटी पे कर दिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, और बाकी बच गए आपके 7,000 कि 8,200, ठीक है, 8 और ये 9 और 10, ठीक है, 8,200 जो है वो डिविडेंड के वो किसको देगी, वो शेयर होल्डर को डायरेक्ट नहीं देगी, उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेपरेट बैंक अकाउंट, और उसमें वो पैसे जमा कराने होते हैं। जो सीडीडीटी का पैसा है वो तो सीधा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का पैसा तो सीधा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे हो जाएगा, लेकिन जो डिविडेंड का बचा हुआ पैसा है जो शेयर होल्डर को देना है, उसको पहले सेपरेट बैंक अकाउंट में डाला जाएगा, जिसको हम डिविडेंड बैंक अकाउंट बोल सकते हैं, और फिर वहां से पे किया जाएगा शेयर होल्डर को, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर बताया मैंने आपको, ये इंटरिम डिविडेंड का बताया। अब मैं आपको बताता हूं फाइनल डिविडेंड के केस में क्या होगा। फाइनल डिविडेंड के केस में क्या होता है, देखो, फाइनल डिविडेंड के केस में जब भी कंपनी के पास में जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं, उसमें से कंपनी को लगता है कि ये रेंड हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट है और कैश भी अवेलेबल है हमारे पास में, लिक्विडिटी भी है, तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बीओडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीओडी, बीओडी का मतलब क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसी भी कंपनी में दो तरीके की मीटिंगें होती है, एक बीएम होती है, एक आपकी जनरल मीटिंग होती है, जीएम बोलते हैं इसको। बीएम का मतलब होता है बोर्ड मीटिंग और जीएम का मतलब होता है जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं और जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं विथ डायरेक्टर्स, ओके, ठीक। तो यहां पर जो बीओडी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो बीएम करता है, बीएम मतलब बोर्ड मीटिंग करता है, और बोर्ड मीटिंग करने के बाद में वो एक रेट डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई इस साल जो हमको हमारा प्रॉफिट है उसमें से कितना % जो है डिविडेंड देना, या जो कंपनी एक डिविडेंड रेट डिक्लेयर कर देती है, ये डिविडेंड रेट जो है वो शेयर कैपिटल के ऊपर होती है, सॉरी प्रॉफिट के ऊपर नहीं होती है, शेयर कैपिटल के ऊपर होती है। जैसे अगर 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है तो उसका 12%, ऐसे, ओके। तो अब कंपनी यहाँ पर एक डिविडेंड रेट जो है वो डिक्लेयर कर देती है। अब ये डिविडेंड रेट डिक्लेयर किसने करी है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करी है, ये याद रखना, बीओडी ने करी है, ठीक है। अब ये जो डिविडेंड रेट है ये प्रपोज कर दी जाती है एजीएम के अंदर। एजीएम क्या है? जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। और एनुअल जनरल मीटिंग किन की होती है? मेंबर्स की होती है, ठीक है। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स जो है एजीएम में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो बीओडी है, ये जो डिविडेंड रेट है ये प्रपोज कर देते हैं एजीएम के अंदर शेयर होल्डर को, इसलिए इसको प्रपोज डिविडेंड बोला जाता है। एजीएम से पहले जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेट डिसाइड करते हैं तो उसको प्रपोज डिविडेंड रेट बोला जाता है। तो डिविडेंड प्रपोज कर दिया एजीएम के अंदर डायरेक्टर्स द्वारा शेयर होल्डर को। अब शेयर होल्डर उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं कि डिविडेंड जो है वो कितना देना है। शेयर होल्डर केवल ये डिसीजन ले सकते हैं कि या तो इस रेट को क्या किया जाए, डिक्रीज। तो शेयर होल्डर जो है इस रेट को डिक्रीज कर सकते हैं। शेयर होल्डर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं भैया 12% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम चाहते हैं कंपनी के पास लिक्विडिटी रहे, कंपनी के पास प्रॉफिट को रिटेन कर लिया जाए, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाए, बट 12% ज्यादा है, 8% लेंगे। तो इस रेट को शेयर होल्डर डिक्रीज कर सकते हैं, किसको? डिविडेंड रेट को। बट शेयर होल्डर अपनी मीटिंग के अंदर इस रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। 12% जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहां पर प्रपोज करी है उसको कम तो कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर चाहे तो इसको बढ़ा नहीं सकते। उसके बाद में फिर क्या होगा, यहां पर एजीएम में जब ओआर पास हो जाएगा, ओआर का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजुलेशन, है ना। दो तरह के रेजुलेशन होते हैं, एक एसआर होता है स्पेशल रेजुलेशन, जिसमें 75% से ज्यादा वोटिंग्स की जरूरत होती है। जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोट देने का राइट होता है, आपको पता है, तो 75% से ज्यादा वोटिंग राइट चाहिए होते हैं फेवर में। लेकिन ऑर्डिनरी रेजुलेशन के अंदर केवल 50% से ज्यादा वोटिंग पावर चाहिए होती है। तो ओआर से ही ये डिक्लेयर हो जाता है कि ठीक है भैया ये 12% या इससे कम रेट एक तय हो जाती है कि ओके डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके बाद में यहां पर भी दो चीजें होती है, वही सेम टू सेम। क्या दो चीजें? अब यहां जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उसमें से कुछ पैसा तो जाएगा आपका शेयर होल्डर को और कुछ पैसा जाएगा सीडीडीटी। सीडीडीटी मैंने आपको पहले बताया, यानी कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो सीडीडीटी का पैसा जो है वो तो पे कर दिया जाता है हाथों हाथ, ठीक है। किसको पे कर दिया जाता है? गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन जो यहां पर आपका शेयर होल्डर को जो पैसा देना है, जो डिविडेंड का पैसा, आपका फाइनल डिविडेंड का जो पैसा है, वो पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पर? डिविडेंड बैंक अकाउंट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यानी कि सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर। और वहां से फिर पे किसको किया जाएगा? शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है आपका इंटरिम डिविडेंड का और फाइनल डिविडेंड का। आई होप आपको इस चार्ट से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो मैंने बातें बोली हैं वो आप समझेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। वैसे ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंपनी लॉ के अंदर आता है। कंपनी लॉ के लेक्चर्स हम देखते हैं तब ये सब चीजें हमको देखने को मिलती हैं, ओके। अब आते हैं सर यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रोसेस और है, फिर मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री कराऊंगा।
वो प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा टाइमिंग का प्रोसेस है। ये बहुत अच्छा है, इसके ऊपर एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। वो किसकी टाइमिंग है, डिविडेंड टाइम टेबल, इसको हम बोल सकते हैं डिविडेंड टाइम टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बताऊंगा, एक स्ट्रक्चर बना दूंगा जिससे आपको ये याद हो जाएगी। तो डिविडेंड टाइम टेबल, अब डिविडेंड टाइम टेबल क्या है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है, हम एक लाइन लेंगे और हम बोलेंगे भैया ये जो लाइन है, सॉरी एक लाइन लेनी है, दो आ गई, सॉरी, ये जो लाइन है ये हमारी डेट डिसाइड करेगी कि भाई इस डेट को जो है डिविडेंड क्या हो गया, डिक्लेयर। तो ये मैंने एक लाइन ले ली, ये लाइन कौन सी है, डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट की, ओके ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस दिन हो गया आपका एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, और एजीएम में ओआर पास हो गया, ओआर क्या हो गया, पास्ट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या हो गया, पास हो गया, और डिविडेंड क्या हो गया, डिक्लेयर, एंड डिविडेंड डिक्लेयर। तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ये डेट लेनी है हमको, ठीक है, जिस दिन एजीएम हुई और डिविडेंड ओआर पास हुआ और डिविडेंड क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया, उस डेट से 5 दिन के अंदर अंदर, विद इन 5 डे, कितना, विद इन 5 डेज कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और डिविडेंड का जो अमाउंट है, डिविडेंड अमाउंट जो पेबल है, शेयर होल्डर को देना है, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू सेपरेट बैंक अकाउंट। मैंने बोला ना सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना बोलता है। आप बोलोगे सर आपने तो ये भी बोला कि सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर तो करना पड़ता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ पैसा तो सीडीडीटी का पे हो जाता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का। तो जी हाँ, उसका भी टाइम पीरियड है, वो 14 डेज के अंदर अंदर। अब 14 दिन कहां से गिनने हैं, इसके आगे से नहीं, जिस दिन ओआर पास हुआ था, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, उस डेट से 14 डेज के अंदर अंदर, विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, सीडीडीटी पे करना पड़ेगा। सीडीडीटी पे करने के लिए आपको जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया है उससे 14 दिन ही मिलते हैं। और फिर एक चीज और करनी होती है आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी को डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। उसके लिए कितना टाइम मिलता है, अभी तो पैसा कहाँ पड़ा है, यहां पड़ा है, लेकिन यहां से शेयर होल्डर को पे करने के लिए कंपनी को कितना टाइम मिलता है, तो वो मिलते हैं 30 दिन, 30 डेज। तो यहां से 30 दिन के अंदर अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 डेज, ठीक है, मैं चलो ऐसे ही लाइन कर लेता हूं, 30 डेज कंपनी सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टू शेयर होल्डर। तो 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड किसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन देखो डेट कहां से ले रहे हैं, अगर यहां से देखोगे ना तो 5 दिन ये हो गए, तो आगे फिर 25 दिन ही बचते हैं, है ना, यहां से लेना है टोटल, तो 30 डेज, तो उसमें 5 दिन तक तो पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ता है सेपरेट बैंक अकाउंट में, फिर उसके आगे 25 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी का जो है डिविडेंड जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है शेयर होल्डर को। फिर 7 दिन तक पैसा आपको, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने ट्रांसफर नहीं किया, मान लेते हैं 30 दिन तक कुछ पैसा बच गया, कुछ शेयर होल्डर को नहीं मिला, तो फिर यहां से आगे 7 डेज के अंदर अंदर, यहां से आगे जैसे 30 दिन खत्म होंगे उसके आगे 7 दिन, 7 डेज के अंदर अंदर आपको वो जो अनपेड अमाउंट है, अनपेड डिविडेंड अमाउंट, अनपेड डिविडेंड अमाउंट, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कहने का मतलब ये है जो बैंक में पैसा पड़ा है वो एजीएम की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आपको शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर विद इन 30 डेज आपने ट्रांसफर नहीं कर पाए, सॉरी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर वो पैसा जो है शेयर होल्डर को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए या उसने क्लेम नहीं किया, तो उसको अनपेड डिविडेंड अमाउंट मानेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। पर सर आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर कितने साल ये पैसा पड़ा रहेगा, तो वहां पर ये पैसा पड़ा रहेगा 7 ईयर तक, 7 साल तक। 7 साल तक हम वेट करेंगे कोई शेयर होल्डर आए और वो शेयर होल्डर क्या करे, यहां से पैसा निकाल के ले जाए, है ना।
बट अगर 7 साल तक भी वो बंदा नहीं आता है, 7 ईयर, 7 डेज नहीं है, देखो अभी तक डेज थे, 7 ईयर, 7 साल बाद में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा अनपेड डिविडेंड अमाउंट ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का एक फंड बनाया हुआ है जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड नाम है इसका। तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में वो पैसा क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, तो ये डिविडेंड टाइम टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई आपकी। अब आ जाती है हमारी एंट्रीज। अब एंट्रीज मैं 2 तरीके से आपको कराता हूं। सबसे पहले मैं जनरल एंट्रीज कराता हूं आपको फाइनल डिविडेंड की। जनरल एंट्रीज किसकी करवा रहा हूं, फाइनल डिविडेंड की। अब ध्यान से समझना, फाइनल डिविडेंड, फिर इंटरिम डिविडेंड की भी करा दूंगा, ठीक है। फाइनल डिविडेंड में जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा, जैसे ही डिविडेंड क्या हो जाएगा आपका, डिक्लेयर का मतलब समझ गए ना, ओआर पास हो गया एजीएम के अंदर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितनी बारी मैं बता चुका हूं आपको। तो उसके बाद में क्या होगा, हम अब ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं, तो एजीएम तो ईयर एंड के बाद में ही होती है, 31 मार्च के बाद में ही। तो फिर हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट से पैसा निकालेंगे, यानी कि पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट को कम करेंगे। और ये पैसा कहाँ कहाँ पे करना है, एक तो पे करना है सीडीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेबल, यस, और एक इस पैसे से क्या करना है हमको, डिविडेंड पे करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिविडेंड पेबल, क्योंकि पेबल इसलिए है क्योंकि अभी तक पे किया नहीं है, अभी तो पीएनएल में एंट्री दिखाई, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में दिखाई है, ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में क्या होगा, सीडीडीटी पे कर दो सबसे पहले तो सीडीडीटी पेबल अकाउंट को डेबिट कर दो और टू बैंक, ये हो गया सीडीडीटी पे। लेकिन सर आपने बोला था यहां पर टाइम टेबल देखो, पहले सीडीडीटी तो पे करने के लिए तो 14 दिन मिलते हैं, 5 दिन के अंदर अंदर पहले क्या करना पड़ता है, जो डिविडेंड पेबल है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, कहां पर, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है सेपरेट बैंक अकाउंट में, है ना। तो डिविडेंड पेबल जो है, कितना अमाउंट पे करना है, उतना अमाउंट हमको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होगा, यानी कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन होगा। तो सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो उस बैंक अकाउंट का नाम मैं दे देता हूं डिविडेंड बैंक अकाउंट। एक डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन कर दिया तो डेबिट हो गया, यानी कि इसमें पैसे आ गए, और कहां से गए, कंपनी से गए, तो टू बैंक। तो ये मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया, जो यहां आएगा डिविडेंड पे करना है वो। अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे सबसे पहले सीडीडीटी पे कर दो, तो सीडीडीटी यहां पर क्रेडिट है, यहां आके डेबिट हो जाएगा, तो ये लायबिलिटी हो जाएगी खत्म। तो सीडीडीटी पेबल अकाउंट डेबिट, ओके, और टू क्या कर देंगे, बैंक। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिविडेंड बैंक अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफर किया है, यहां से निकाल के शेयर होल्डर को देंगे, तो हमारी ये वाली लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, डिविडेंड पेबल वाली, फोर्थ नंबर। तो डिविडेंड पेबल जो है वो क्रेडिट पड़ा है, अभी लायबिलिटी है, उसको कर देंगे डेबिट, तो डिविडेंड पेबल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, और टू कर देंगे क्या, बैंक नहीं करना है, पैसा अब कहां से जाएगा, डिविडेंड बैंक से जाएगा, बैंक से निकाल के डिविडेंड बैंक में ट्रांसफर किया था, तो डिविडेंड बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो ये सिंपल एंट्रीज होती है, ये पेमेंट की एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। तो ये पीएनएल में एंट्री, ये सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करने की एंट्री, ये सीडीडीटी पेबल पे करने की एंट्री, और ये जो डिविडेंड बैंक अकाउंट है वहां से डिविडेंड पेबल डेबिट होगा, सॉरी डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट, हाँ ये डिविडेंड पेबल है ना, ये लायबिलिटी थी, इसको डेबिट करेंगे, और डिविडेंड बैंक जो है उससे पैसा पे कर देंगे, ओके सिंपल। तो पीएनएल की एंट्री, डिविडेंड सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करने की एंट्री, सीडीडीटी पे करने की एंट्री, और शेयर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री, ओके। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी, फाइनल डिविडेंड की। अब मैं करा देता हूं आपको इंटरिम डिविडेंड की। देखो इंटरिम डिविडेंड में थोड़ा सा फर्क होगा, देखना। इंटरिम डिविडेंड के केस में सबसे पहले हम पीएनएल से पैसा नहीं निकालेंगे, पीएनएल में जो ये हमारा खर्चा है इसका हम जो इफेक्ट है वो एंड में दिखाएंगे। सबसे पहले यहां जैसे पीएनएल अकाउंट डेबिट कर देते ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, ये दोनों तो क्रेडिट होंगे क्योंकि सीडीडीटी भी पे करना है और डिविडेंड भी पेबल है, बट पीएनएल अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। उसकी जगह हम क्या करेंगे वो देखिए, फर्स्ट एंट्री में ये फर्क है। तो हम लिखेंगे ओनली सीडीटी अकाउंट, सीडीडीटी अकाउंट यानी कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट एंड डिविडेंड अकाउंट, बस इन दोनों को डेबिट करेंगे, ओके। और फिर क्रेडिट वही करना है हमको, सीडीडीटी पेबल और यहां कर देंगे डिविडेंड पेबल। अब समझना देखना तो इजी लगेगा आपको, ठीक है। अब सेकंड एंट्री देगी आप, ये तो कि ड्यू की एजीएम में ओआर जब पास होगा,
अब वैसे इंटरिम डिविडेंड में एजीएम होती नहीं है, ओआर पास नहीं करना पड़ता, इसमें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिक्लेयर कर देते हैं। ओके ठीक। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, तो उसका क्या एंट्री है, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट, सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा जमा करा देंगे। तो टू बैंक में पैसा जमा हो गया इसलिए डेबिट, हमारे यहां से जा रहा है कंपनी से तो क्रेडिट। और थर्ड नंबर पे सबसे पहले सीडीडीटी पे कर दो, तो यहां पर जो ये सीडीडीटी पेबल है क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में, उसको हम यहां कर रहे हैं डेबिट और टू कर देंगे बैंक। ठीक है सर। और थर्ड एंट्री भी वही होगी, डिविडेंड पे कर दो अब, तो डिविडेंड पेबल क्या हो जाएगा, फोर्थ एंट्री के अंदर डेबिट हो जाएगा, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट। और टू बैंक नहीं करेंगे, यहां से पैसा देंगे डिविडेंड बैंक से, अलग से पैसा अकाउंट ओपन करा के उसमें ट्रांसफर किए थे ना पैसे शेयर होल्डर को देने के लिए, तो वहां से देंगे। हाँ, तो ये 4 एंट्री तो हो गई। अब इसमें आप देख रहे होंगे ना, ये एंट्री यहाँ क्रेडिट थी, यहाँ डेबिट होके कट गई, ये यहाँ क्रेडिट थी, यहाँ डेबिट होके कट गई। ठीक है, डिविडेंड बैंक यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट होके कट गया, टू बैंक ये तो पैसा गया है। इसका क्या करें, अब ये जो सीडीडीटी और डिविडेंड है, अब ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा। यानी कि कहने का मतलब, अब हम फिफ्थ एंट्री जो करेंगे वो ध्यान से देखिए, मैंने बोला ना पीएनएल में ईयर एंड में ट्रांसफर करते हैं, कब, जब हमारा इंटरिम डिविडेंड होता है। तो अब ये जो सीडीडीटी यहाँ पर डेबिट है और डिविडेंड डेबिट है, इसको कर देंगे क्रेडिट और पीएनएल अकाउंट कर देंगे डेबिट। ओके, टू सीडीडीटी और टू डिविडेंड अकाउंट। तो इस तरीके से होती है इसकी जनरल एंट्री। इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस फुल हैं, फुल। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड से पे करने का उसका प्रोसेस क्या होता है, फाइनल डिविडेंड पे करने का प्रोसेस क्या होता है, बोर्ड मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाता है, कैसे प्रपोज डिविडेंड जो है प्रपोज किया जाता है एजीएम में, वहां क्या होता है, टाइमिंग लिमिट इनकी क्या है, डिविडेंड टाइम टेबल क्या है, जनरल एंट्रीज क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसे एग्जाम में आपको काफी मदद मिलेगी अगर आपने अच्छे से समझा है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।